Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second part of the chapter organizing. That is the second topic. Here in this topic I will discuss the concept of organizing, that is the organizational structure and organization as a process. तो हम लोग का क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके कंसेप्ट को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा. ठीक है. तो बिफोर गोइंग टू द प्रोसेस, व्हाट वी नो द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. हमने नेचर्स इम्पोर्टेंस पढ़ा था. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या था, आप लोगों को बताया गया था कि जब प्लानिंग एंड होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क स्टार्ट होता है. तो जो अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, रिसोर्स, ह्यूमन लेबर, जो भी अरेंजमेंट होता है, जो वर्क परफॉर्म होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी वर्क परफॉर्म होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. क्लियर. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग एडवांटेज भी पढ़ते हैं. द कंसेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? So organizational structure is a framework that design the work to perform within the organizational as a group practice. मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? जो हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो एक फ्रेमवर्क, एक डिजाइन बना के रखता है ताकि उस अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस यू विल डू द वर्क. क्लियर. मतलब पहले से डिजाइन बना दे आपको कौन सा डिपार्टमेंट को कौन सा वर्क दिया गया, किस लेबर को कितना वर्क है, किसकी क्या कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द मतलब वो फ्रेमवर्क ना, पूरी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को, पूरी वर्क का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है कि आप अपने वर्क को करना है. क्लियर. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म. मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमारा मैनेजरियल मतलब मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क मतलब जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो वर्कर कर रहे हैं, उस टास्क का आर परफॉर्म. It specify the relationship between the people, work and the resource. मतलब इसके बीच में रिलेशन है पीपल्स के, वर्कर्स के और जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं उसके में रिलेशनशिप दिया जा रहा है. ऑर्गेनाइजेशन इट डिफाइन द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी एट अ डिफरेंट लेवल. मतलब एक नेटवर्क है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक नेटवर्क लाइन मतलब कनेक्ट किया गया है कि क्या आपका जॉब पोजीशन मतलब आप किस पर्टिकुलर पार्ट में आप जॉब कर रहे हो. क्लियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वर्क के प्रति, एंड ऑथोरिटी मतलब आपका एक पावर भी दिया गया कि आप किसको डेलीगेट करोगे, किससे आप आंसरेबल हो, किसको कितनी पावर देना है, वो भी आपका ऊपर डिपेंड है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? जो एक पूरे फ्रेमवर्क है जिसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है कि इस डिपार्टमेंट को इतना वर्क दिया जाए, यू हैव टू परफॉर्म दैट वर्क विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कभी कभी होता है एक अगर सिंगल प्रोडक्ट हो तो उसमें हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट बना देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट बना देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट. सपोज आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, आप कई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे सैमसंग का आप ले लीजिए, वो फ्रिज भी बना रहा है, फोन भी बना रहा है और टीवी बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, तो उनका क्या है, हर उसका क्या डिपार्टमेंट, तो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है. तो जिसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बना रहा है जो, तो उसका टेक्सटाइल का अलग है, सीमेंट का अलग रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, तो वो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग बनाया जाए. तो बिफोर गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यू हैव टू ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आपका कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक सबऑर्डिनेट मतलब एक सुपीरियर रहता है, वो सुपीरियर कितने अपने वर्कर के अंडर में वर्क का पूरी अच्छी तरह से देखभाल कर सके ताकि उसका वर्क एक एफिशिएंट वर्क हो सके. सपोज आप लोग एग्जाम्पल्स ले लो, आज स्कूल्स और कोचिंग्स में आप लोग अंतर देखते हो. स्कूल्स में और कोचिंग को ज्यादा प्रेफर, स्कूल से भाई एक आपको आना है, लेकिन कोचिंग में आप लोग प्रेफर देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोचिंग में कम बच्चों को पढ़ाया जाता है एक साथ. उसमें क्या आपका बेनिफिट है? तो आपको ज्यादा अच्छा वर्क करता है, आप कोचिंग को ज्यादा, स्कूल्स में टीचर्स के ऊपर ज्यादा रहता है. क्लियर. knowing the what is organization, we have to first know the what is the meaning of span of management. Span of management आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार आपके सीबीएसई में भी, तो इसका आपको समझ जाए तो बहुत आपका ये इजी रहेगा याद कर लर्न करने में। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि वो देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में इससे सुपीरियर, एक सुपीरियर कितने वर्कर को अपने अंडर में वर्क कर सकता है, कितने अच्छे से उसका देखभाल कर सकते, क्या डेलीगेट कर सकते, मतलब वो कितने वर्कर्स को वर्क, मतलब जितना स्पैन ऑफ मैनेजर, सपोज सुपीरियर्स में एक मैनेजर्स ने कहा सुपीरियर्स को कि हम आधे 10 वर्कर्स को अपने अंडर से वर्क करा सकते हैं, और कभी कभी बोलते हैं हम 5 वर्कर्स को हैंडल कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जितना ही बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा रहेगा, और जितना ही छोटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बड़ा होगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर। हमने क्या बोला? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब एक सुपीरियर, मतलब जो हमारा हेड रहेगा वो कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर पाएगा, एंड गिव द शेप ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शेप दे रहा है। क्लियर? देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनवर्स है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द span of management and organization structure? ये क्वेश्चन कई बार आज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड द organization structure? So there is an inverse relationship between the span of management and the organization structure. Higher the span of management, lower the organization structure, and lower the span of management, higher the organization structure. ये कैसे होगा? Suppose एग्जाम्पल बोले, जैसे आपके, जैसे यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे एक सुपीरियर है, ठीक है, वो सुपीरियर बोला कि वो हम एक तो बोला कि हम 10 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है, इसके ऊपर एक ही हेड लग रहा है, लेकिन अगर कोई सबऑर्डिनेट बोला कि हम 5 ही हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बोला तो है। अगर इनका सपोज आपके पास टोटल वर्कर्स 100 है, तो इनको कितने सुपीरियर चाहिए? जो 10 हैंडल कर रहे हैं इनको 10 ही सुपीरियर चाहिए। 10 मतलब एक सुपीरियर आपका 10 कर रहा है। अगर ये बोल रहे हैं 5 कर रहे हैं, तो इसको कितने सुपीरियर है? तो 20 सुपीरियर है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा होगा, और इनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर बड़ा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा हो। क्यों? क्योंकि हमको 10 वर्कर्स पर एक सुपीरियर चाहिए, यहाँ पर 5 वर्कर्स पर एक सुपीरियर चाहिए, तो किसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा हुआ? ये जो लोअर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हायर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड हायर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लोअर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर? अभी क्लियर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो देयर इज अ inverse relationship between the organizational structure and the span of management. The next point, that is the types of organizational structures. तो हमारे organizational structures का हमने पहले concept पढ़ा था, organizational structure और organizational process. Organizational process हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम organizational structures के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, तब हमने organizational process पढ़ाएंगे। तो organizational structures को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, that is the functional structure and the divisional structure. पहले हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े, देन वी हैव टू रीड अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमको फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, देन वी हैव टू मूव ऑन डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है जहाँ कोई भी ग्रुप ऑफ वर्क को आज अ ग्रुप में क्या फंक्शंस के ऊपर डिजाइन किया जाए, उसे हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब किसी का वर्क तो ग्रुप को परफॉर्म, कीपिंग इन माइंड द फंक्शन ऑफ द वर्क, मतलब जो भी वर्कर से जो वर्क कर रहा है उसके फंक्शंस के बारे में जानते उसे डिपार्टमेंट बनाया जाए, उसे हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कहा जा रहा है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स मीन्स व्हेन द एक्टिविटी और जॉब्स आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, मतलब जो एक्टिविटी और जॉब को किससे ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा वर्क का फंक्शन और जॉब को माइंड में रख के एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
जो भी वर्क है, जो भी जॉब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देने हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसे जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, जो बना रहा है उसमें जा। सपोज परचेज डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया गया, उसको पूरा उसके फंक्शन को देख के उसको परचेज डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। उस फंक्शन, उस पूरे डिजाइन वर्क को हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर्स करें, तो वो परचेज डिपार्टमेंट में वो हेड रहे। वो परचेज डिपार्टमेंट की क्या क्वालिटी है, उसमें उसकी पूरी स्पेशलाइजेशन देख के उसे परचेज डिपार्टमेंट बनाया जाए। पहले उसके फंक्शन देखेंगे वो परचेज डिपार्टमेंट के लायक है कि नहीं, वो उस जॉब को परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो परचेज डिपार्टमेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको पहले कोई भी रॉ मटेरियल लेने की क्वालिटी में इसकी होनी चाहिए, वो लो प्राइस से बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स को खरीद सके। सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग है, उनको क्या करना है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें, किस तरह से सेलिंग बढ़ा रहे हैं, तो वो हर डिपार्टमेंट का एक अलग वर्क है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन दे आर परफॉर्म द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो जिस डिपार्टमेंट में जिस वर्कर्स का जिसमें स्पेशलाइज है, वेल स्पेशलाइज है, उसको उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब उस जॉब का क्या, उसका पर्टिकुलर पर्सन क्या उसको परफॉर्म, ये कैसे आ जाए अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन दे आर मेकिंग द डिपार्टमेंट। मतलब जिस डिपार्टमेंट की उस लायक है उसी को हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट में बनाया जा रहा है। क्लियर? अभी क्लियर द फंक्शनल डिपार्टमेंट ना। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट? दैट इज, फर्स्ट एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन। हाउ द फंक्शनल स्ट्रक्चर लेड टू द स्पेशलाइजेशन टू द वर्कर्स। किस तरह से हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइजेशन क्यों कर रहा है? तो स्पेशलाइजेशन में when the activity are grouped according to the types of function, मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क को अगर हमने according to the type of function, मतलब उस टाइप ऑफ फंक्शन पे क्या है, then all the type of activity are related to one type only, so specialized and a profession expert can be hired to supervise this activity. Specialization means मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को हम किसी चीज के लिए हायर करें तब उसमें वो वेल क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड रहेगा, तभी उसके लिए हम हायर करेंगे। तो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में हमारा जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर बनाया, परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के सेल्स मैनेजर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उनको लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज और वेल क्वालिफाइड होंगे, तभी उस डिपार्टमेंट का एज हेड बनाया गया। तो अगर उस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो उस एज ए मैनेजर बनाया, तो उसमें कुछ ऐसा प्रोफेशनल और वेल क्वालिफाइड नॉलेज, तभी उसको वो चीज में हायर किया। उससे क्या, उसको पूरी इस मार्केट के बारे में मालूम है, उस प्रोडक्ट से जो भी जॉब उसको दिया उसमें वो स्पेशलाइज्ड है, जिससे हमारा वर्क बहुत ही अच्छा इफेक्टिवनेस वो में हो सकता है। तो वो चीज हमारा स्पेशलाइज्ड ला रहा है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है? एक्सपर्ट कैन बी हायर टू सुपरवाइज दिस एक्टिविटी। इससे हम लोग का एक्सपर्ट, हम लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है उस चीज में, उससे क्या होता है हमारा ऑलरेडी जो एक्टिविटी वर्क है सुपरवाइज कर सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज द इजी सुपरविजन। इजी सुपरविजन में अगर हम वेल क्वालिफाइड पीपल्स को एज अ हायर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमको उसके बारे में ज्यादातर देखभाल करना पड़े। तो अगर वो ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड, उस बारे में उसको नॉलेज है, तो हमको आगे बस डेलीगेट करना है कि आपका क्या वर्क है, आप यू हैव टू परफॉर्म देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर द टास्क गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो इजी द सुपरविजन बिकम फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क। तो जो सुपरविजर रहता है वो ऑलरेडी अपने टास्क के लिए फैमिलियर रहता है। क्लियर? टू बी परफॉर्म ऑल दे आर रिलेटेड टू द वन फंक्शन ओनली। एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या है, एक ही टाइप का वर्क करना पड़ता है, सेम टाइप का वर्क। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ऑलरेडी फैमिलियर विद दैट टास्क, दैट दे आर रिलेटेड टू द वन फंक्शन ओनली। वो लोग सिर्फ वन फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हमारा जो इजी सुपरविजन, मतलब हमारे जो ऊपर के मैनेजर जो सुपरवाइज करे, उनके लिए बहुत ही इजी टास्क हो रहा है, ताकि वो ऑलरेडी फैमिलियर विद देयर जॉब। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज द इजी कोऑर्डिनेशन। इजी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, मैनेजर्स और वर्कर्स में, सबऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेशन कभी रहेगा तब जबकि वो वर्कर्स उस वर्क के बारे में अच्छे से कर पाए, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो, तभी उनका माइंड सेट है, तो वो कोई भी बात जो सुपरियर बोला जाए तो वो सबऑर्डिनेट उसकी बात को मान लेंगे। तो इसमें एक इजी कोऑर्डिनेशन मैनर भी फुलफिल हो रहा है। किस तरह से? द डिपार्टमेंट फॉर्म्स द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
which means the activity of one department depend the performance of other department. यहाँ बोला जा रहा है एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है. इससे हमारा जो कोऑर्डिनेशन मैनर्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है. जो मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो रहेगा वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है कोऑर्डिनेशन मैनर. दे आर फ्रेंडली टू डू द वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? So the next point, that is the advantage of functional organization, is it's helping increasing the managerial efficiency. मतलब functional structure also helps to increase the managerial efficiency. Now before going to this topic, first we know, as you know, the meaning of effectiveness and efficiency. No, हम लोग third chapter से पढ़ा था ना efficiency and effectiveness. Effectiveness means performing the task, that is what is the task given, you have to complete the task on a time. Or efficiency means you have to no bother about the time, you have to complete the work with the minimum resources. मतलब you have to bother about the cost. क्या मतलब effectiveness मतलब आपको कोई भी वर्क को जो भी दिया गया उसको within the time you have to complete the job, work, and efficiency means you have to complete the job with we have to don't bother about the time, we have to depend upon the cost. ठीक है, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, वर्क को कंप्लीट करना है. तो इट हेल्प इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी. मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज है? मैनेजर ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट आर परफॉर्म द सेम टाइप्स ऑफ फंक्शन. मतलब मैनेजर जो है एक ही डिपार्टमेंट को सेम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को बार बार परफॉर्म कर रहा है अगेन एंड अगेन, विच मेक द स्पेशलाइज एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी. तो आप लोग भी जानते हो अगर वही वर्क को हम बार बार करते रहे उसमें हम लोग को नॉलेज भी हो जाता, हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता, और वही वर्क जो हमारे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है लो टाइम में, स्मॉल टाइम में हम उस वर्क को कंप्लीट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो. तो एक तरह से हमारा मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, वो वर्क को उस टाइम को बहुत ही एफिशिएंट मैनर से वर्क को कंप्लीट कर रहा है क्योंकि उसी काम को वो बार बार परफॉर्म कर रहा है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द इफेक्टिव ट्रेनिंग. How it's like the effective training, it makes the training of the employee more easy as they are trained in a limited types of skills. तो यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे हो रहा है? मतलब वही वर्कर्स को, मतलब वो मैनेजर उसी वर्क को बार बार कर एक तरह से उस वर्क में पूरा ट्रेंड हो जा रहा है कि किसी भी कहीं से भी लॉस होने का उसका चांसेस नहीं, कहीं से उसका वो वर्क में कहीं भी एक डिफॉल्ट मिल जाए. तो एक तरह से उसको ट्रेनिंग भी हो जा रहा है कि इस जॉब के लिए वो फुल तरह से ट्रेन हो जा रहा है कि उस जॉब को परफॉर्म करेगा बेस्ट एंड बेस्ट इफेक्टिव मैनर टू अचीव द गोल. तो हमारा जो मैनेजर्स का वो ट्रेनिंग पीरियड भी हो रहा है, उसके साथ ही हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ हमारा ट्रेनिंग भी इस मैनेजर्स को हो रहा है. जैसे टू एम्प्लॉय द ट्रेन इन ए लिमिटेड टाइप्स ऑफ स्किल्स, मतलब उस स्किल्स में लिमिटेड टाइम में उस स्किल्स को वो अच्छे तरह से सीख ले रहा है ताकि आगे उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो उसको वो कर सके. क्लियर? तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल. So come to the next point, that is the second types of organizational structure is the divisional structure. तो divisional structures में क्या हम लोग पढ़ेंगे? When the organization is large in size and producing more than one types of production, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है मतलब लार्जेस्ट है और प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अ मल्टीपर्पज प्रोडक्शन. ठीक है? देन द एक्टिविटी रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट, जो एक्टिविटी जो वन प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट. क्लियर? तो डिविजनल में क्या होता है? जहाँ पर हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब लार्ज मल्टीपर्पज लार्ज ऑर्गेनाइज जहाँ पर मल्टीपर्पज प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है. सपोज वी आर गिविंग एग्जांपल, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सोप बनाया था, टेक्सटाइल भी है, मेडिसिन भी है, सीमेंट भी इंडस्ट्रीज है. तो उस इंडस्ट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोप का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, टेक्सटाइल्स का अलग रहेगा, मेडिसिन का अलग है. तो जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, इससे रिलेटेड परचेसिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड, इसका एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा. ये इसका डिपार्टमेंट इस चीज से रिलेटेड नहीं रहेगा. इनका जो भी डिसीजन रहेगा वो खुद करेंगे, वो खुद अपना निर्णय लेंगे कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है.
So all the decisions related to the medicine department were given by the medicines department. Clear? तो डिविजनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, वो ऑर्गेनाइज जो लार्ज है, बहुत ज्यादा, जहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोडक्ट तैयार हो जाए, में हर डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया जाए, उसे हम लोग आज डिविजनल स्ट्रक्चर्स में कहा जा रहा है. क्लियर? The next advantage, the advantage of the divisional structures, क्या क्या हम लोग इसका एडवांटेज हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर्स में, और तुम लोग क्या बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस आएगा. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में हमारा क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है. डिविजनल स्ट्रक्चर्स मल्टीपर्पज में हो रहा है, मेनी डिपार्टमेंट का फॉर्म्स हो रहा है. अब वही फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हमारा लेस इकोनॉमिक, मतलब कम खर्चे नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हमारा एक्सपेंसेस की वजह से हमारा इकोनॉमिकल मतलब कॉस्टली हो रहा है. ठीक है? और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में हमारा एक्सपेंस और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़ा, ग्रोथ, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर? तो नेक्स्ट द एडवांटेज ऑफ divisional structure. First is the product specialization. How the divisional structure make the product specialization. All the activity related to the one type of product are grouped under one department. Only which bring integration and coordination in the activity. मतलब जो भी work related है एक ही प्रोडक्ट का, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट को वन डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जा रहा है. मतलब एक प्रोडक्ट, मतलब जैसे यहाँ मेडिसिन है, मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, टेक्सटाइल का एक डिपार्टमेंट, सोप्स का एक डिपार्टमेंट. तो जो भी एक्टिविटी रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, ओनली विच ब्रिंग द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी. जिससे हमारा एक ही डिपार्टमेंट का हमारा स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब एक उसी डिपार्टमेंट से हमारा जो भी प्रोसेस है, मतलब अच्छी रिलेशनशिप बन रही है. तो हमारा इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है. वही वर्कर्स हो, वही डिपार्टमेंट वही वर्क कर रहा है बार बार, तो हमारा इससे भी हमारा स्पेशलाइजेशन वर्क में हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट द फास्ट डिसीजन मेकिंग. हाउ द डिविजनल स्ट्रक्चर लेट द फास्ट फंक्शंस में हम लोग क्या कहा था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है? लेकिन हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर्स में कोई डिपार्टमेंट किसी पर डिपेंड नहीं है. हर का एक अलग अलग डिपार्टमेंट वो अपना वर्क अपना, तो जो भी डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन खुद लेगा, वो किसी अदर डिपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं होगा कि उनका डिसीजन से हमारा कुछ इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारा जो है फास्ट डिसीजन, डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंस एंड अनदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजन. मतलब कोई जो डिपार्टमेंट है मेडिसिन से इनका जो भी फंक्शन है कि हमको कितना सेल्स करना, हमको कितना प्रोडक्शन बनाना है, जितना हमको परचेस करना है, वो इनका मेडिसिन डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा. ये प्रोडक्शन हमारा फंक्शन में क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजर परचेस डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है. तो हमारा क्या था उस समय, क्या होता था फंक्शनल स्ट्रक्चर है, तो पहले वो प्रोडक्शन परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट में डिपेंड रहेगा, क्योंकि वो परचेस करके मटेरियल लाके तब वो प्रोड्यूस करेगा. और वहाँ सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिपेंड है कि वो कब तक वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करे, तब हमसे जाकर सेल्स में हम इंक्रीज करें. लेकिन हमारा जो ये इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, जो इनका अपना डिविजनल स्ट्रक्चर जो एक डिपेंडेंस किसी पर नहीं है, जो इनका डिपार्टमेंट ही पूरा है, सेल्स प्रोडक्शन मैनेजर तो एक साथ ही इनका वर्क होगा, ये अपना डिसीजन खुद लेंगे, ये किसी भी डिपार्टमेंट पर डिपेंड नहीं होंगे. क्लियर? तो यहाँ पर हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग भी बहुत जल्दी से होता है, ताकि हम अपना वर्क को आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और हमारा क्विक डिसीजन दिया जा रहा है. द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी. हाउ द डिविजनल स्ट्रक्चर लेट्स द अकाउंटेबिलिटी टू द डिपार्टमेंट. अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि हम कोई वर्क करें उसका हम जवाब दे सकें, हम उसका परफॉर्मेंस का वर्क को हम जानते हैं. अकाउंटेबिलिटी मतलब यही होता है, मतलब कोई वर्क अगर हमको मिला है उसके लिए हम सक्षम है, अगर नुकसान करें उसके लिए भी सक्षम है कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या मतलब अपने आंसर फुल प्रूफ में देना कि ये नुकसान हमसे हुआ क्या ऑर्गेनाइजर. मतलब यू हैव टू बी अकाउंट फॉर पर्टिकुलर वर्क. ठीक है? आपको उस वर्क में अकाउंटेबिलिटी होना होगा कि हमारा वो जो वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका हमको रीजन देना है कि किस तरह से वो बेनिफिट है या क्या है.
So you have to be prepared for the performing your work. Clear? The accountability means in this type of structures, performance of individual department can be easily assessed and you can hold the department accountable for the non-accomplished objectives. मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हम इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस का कैन बी इजीली असेस कर सकते हैं. मतलब इजी उनको हम देख सकते हैं कि उनका क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, और होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकाउंट. और उसको उस डिपार्टमेंट को हम बोल भी सकते हैं कि आपका क्या रीजन है कि आप ये गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाए. मतलब पर्टिकुलर पर्सन का आपका इंडिविजुअल वर्कर्स पर आप वॉच कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट का वॉच कर सकते हैं कि आपका क्या रीजन है, आप उस वर्कर्स को कैसे कर सकते हैं, और अकाउंटेबल करना जो ऑब्जेक्टिव आप नहीं अचीव किए उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हो रहा है, किस तरह से आपको देना है आंसर. यू हैव टू आस्क. मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम हर वर्क को नहीं दे रहे, लेकिन अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है तो हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पर हमारा नजर रह सकता है, हर डिपार्टमेंट को हम देख सकते हैं, हर वर्कर्स को देखते हैं कि वो वर्क को कैसे परफॉर्म करे, किस तरह से टास्क परफॉर्म करे, और उसका आंसर भी वो तैयार है कि अगर वो गोल्स को अचीव नहीं कर रहा तो उसका क्या रीजन था, वो क्यों नहीं. वर्कर मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर नॉट accomplish the objective of the goals of the organization. तो हमारा अकाउंटेबिलिटी जो होता है हर वर्कर्स को डिपेंड होता है, वो हर वर्कर्स को रेडी रहना अपने वर्क के फॉर्म का जवाब देने के लिए. तो ये डिविजुअल स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड रहता है, वो हेड हर को वॉच कर रहा है. ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट, the expansion and the growth of organization also led the division in the division structure. There is also led the expansion and the growth of organization. किस तरह से न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर डिपार्टमेंट. तो यहाँ पर क्या था, डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हर का अलग डिपार्टमेंट. तो वो कोई नया प्रोडक्ट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है तो वो अलग से डिपार्टमेंट उसका बना दे, उससे हमारा जो एग्जैक्ट मतलब ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट इंक्लूड है उससे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है. वो अपना वर्क जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं उससे उनका है, बस हमको एक नया डिपार्टमेंट ला. इससे क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है क्योंकि हम एक नया प्रोडक्ट तैयार कर, एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, इससे हमारा बिजनेस भी इंक्रीज एक्सपैंड हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है. Clear? So expansion and the growth or in the divisional structure also led to the expansion and the growth of the organization. Next, last point of is the flexibility. Flexibility means कोई भी डिसीजन को हम तुरंत चेंज. फ्लेक्सिबल मतलब कभी भी कोई डिसीजन अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट कोई प्रॉब्लम उस डिसीजन को हम लोग चेंज कर सकते हैं. अगर फ्लेक्सिबल मतलब हर एनवायरमेंट में एडजस्ट होना. ठीक है? तो फ्लेक्सिबल मतलब फास्ट डिसीजन लेड टू द फैसिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी फास्ट हम लोग एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या था, हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते. वन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट डिपेंड नहीं करता, तो उनका कोई भी बहुत ही फास्ट डिसीजन जो डिसीजन है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ले रहा है. इससे क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एज अ फ्लेक्सिबल नेचर में हो रहा है ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस होता है वो तुरंत उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो सकता है. तो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो भी फ्लेक्सिबल इन नेचर. टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम लोग को वर्क को डिवाइड किया गया, क्या क्या प्रोसेस से हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग का जो वर्क है वो कंटिन्यूस होता है, किस तरह से हम लोग का क्या डिवाइड वर्क किया था, किस तरह जॉब असाइन किया था, वो ऑल आर द प्रोसेस. मतलब सिस्टमाइज वे टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. क्या सिस्टम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसेस क्या प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या प्रोसेस है. So the first process is the identification and the division of work. Identification and division of work means, as we already know, the organization will divide the work according to their qualification skills. मतलब organization का जो work कब से start होता है, प्लान को implement करना है, that have to make a department, make a group of people to perform that particular work. ठीक है? तो वो जो प्लान हम लोग बनाए उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है क्या, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको वर्किंग प्रोग्रेस पे लाना. तो उसको के लिए वो क्या क्या वर्कर्स कहाँ ला रहा है, लेबर्स कहाँ. तो पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्या वर्क है. ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या, मतलब
प्रोसेस में आ रहा है कि हम लोग को फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है उस वर्कर को क्या जॉब देना है, देन वी हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन डिविजन ऑफ वर्क, द ऑर्गेनाइजेशन बिगेन विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो टोटल वर्क है, जो टोटल गोल है ऑर्गेनाइजेशन, उसको उसने स्मॉल पार्ट में हर डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है। Each total work is called a job। और जो वो टोटल वर्क है हर पर्टिकुलर पर्सन का, हर एक डिपार्टमेंट का एक वर्क, उसको हम लोग एज ए जॉब करते हैं। तो टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज, दैट इज नोन एज द डिवीजन ऑफ वर्क। दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ पीपल एक जगह एक डिपार्टमेंट पे वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव गिवन बाय द मैनेजर्स। जो भी वर्क टास्क दिया जाए वो उसको परफॉर्म किया, दैट इज द डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। उस वर्कर में कितनी कैपेसिटी, वो वर्क को कैसे पा रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस वर्क के लिए कैपेबिलिटी है कि उसके पास काबिलियत है कि उस वर्क को परफॉर्म कर सकता है। देन दे हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्लियर? नेक्स्ट, that is a grouping the job and department। now after divide the work, मतलब ये बोला जा रहा है क्या करना है, grouping the job and the department। मतलब पहले आइडेंटिटी को डिवाइड करना है कि ये सेल्स का पार्ट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क है, परचेस डिपार्टमेंट का पार्ट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है। उस वर्क को डिवाइड करने के बाद उसको एज अ ग्रुप में डिपार्टमेंटल वाइज वर्क को डिवाइड किया जा रहा है। What is the grouping the job and departmentalization? After dividing the work into smaller jobs related to the similar job are grouped together and put under one department। तो जो जॉब सेल्स मतलब एक डिपार्टमेंट में उसी जॉब को भेजा जा रहा है जिससे उसी से रिलेटेड है, उसी पर्टिकुलर टास्क में रिलेटेड। जैसे सेल्स का क्या है, सेल्स में आपका प्रोडक्ट ले आके सेल्स मैनेजर्स का जो टास्क है सेलिंग करना, मार्केट में ले वो जो एक डिपार्टमेंट डालना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपका प्रोडक्शन, परचेस में क्या है आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन, जो भी परचेस डिपार्टमेंट उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बना, उसके बाद ग्रुप बनाना, उसी को बोला जा रहा है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो हमको पहले वर्क को डिवाइड किया, देन वी हैव टू मेक अ ग्रुप। पर्टिकुलर जो सेल्स डिपार्टमेंट में आप 15 या 20 वर्कर्स यूज करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने वर्क है, तो पीपल्स को ग्रुप बनाया जा रहा है। उस ग्रुप में उस वर्क को हम लोग को करना है ताकि तो हम लोग जो भी गोल्स ऑर्गेनाइज को अचीव कर सके। तो एज अ सिमिलर जॉब, मतलब एक डिपार्टमेंट में वही जॉब को रखा जाए जो सिमिलर है, एंड ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर द वन डिपार्टमेंट। जो जॉब से रिलेटेड वर्क है उसको वन डिपार्टमेंट में रखा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में फर्स्ट डिवाइड कर दिया वर्क, फिर इसका ग्रुप बना दिया कि पीपल्स कितने लोग उस एक डिपार्टमेंट वर्क। नाउ अब यहाँ पर आ रहा है मैनेजर का क्या काम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या आ रहा है कि अपने वो पर्टिकुलर वर्कर को टास्क दे दिया गया, आपको ये टास्क इतने दिन तक करना है इतने रॉ मटेरियल्स में। दैट इज you have to write in a written document that you have to perform your job or task within that period. Clear? The assignment of duty. After dividing the organization into special departments, each individual working in different departments is assigned duty according to their qualification and skills. तो जिस तरह से पहले डिवाइड किया फिर डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद हर पर्टिकुलर मैनेजर जो होते हैं हर डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स में पूरा टास्क ले दिया कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है एंड यू हैव टू परफॉर्म योर जॉब्स। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग क्या क्या असाइनमेंट दिया, मतलब जो भी ड्यूटीज है वर्कर्स का, वेदर द परचेज डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करना है। ये वर्कर्स हैव टू परफॉर्म। वो भी कैसे असाइन करा, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। जो जिसके लायक है उसे वो ड्यूटी परफॉर्म दिया जा रहा करने के लिए। अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है then he has to given that amount of job to have to perform their work. Clearly? So according to the qualification and skills, the jobs are assigning, the manager assigning the job to the workers. Next is
एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो तीनों प्रोसेस होने के बाद लास्ट प्रोसेस क्या है कि हम लोग को रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम लोग को एस्टैब्लिश करना है। किसी पर्टिकुलर पीपल्स का वर्क परफॉर्म कर जिसको तो रिपोर्ट भी लेना है। विदाउट रिपोर्टिंग हम लोग कहते हैं वो कैसा टास्क परफॉर्म करे। अगर कोई भी टास्क आपको दे दिया जाएगा, अगर उसके बारे में आप रिपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो देन यू विल मेक अ केयरलेस। ठीक है, अगर आपका कोई भी सपोज आपका एग्जाम आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, आपका एग्जाम अगर ना हो तो आप लोग कभी भी सीरियस होकर पढ़ोगे नहीं, आप कंटिन्यूस बहुत चलो होते जा रहा है। तो सेम चीज ऑर्गेनाइजिंग में भी है। आपको अगर कोई ड्यूटी दिया जा रहा है, कोई टास्क है, तो उसका रिपोर्टिंग भी देना चाहिए। उसका रिपोर्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो टाइम दिया गया टाइम लिमिट के अंदर वर्क कर रहे हैं कि बियॉन्ड द कर रहे हैं। तो उसके लिए भी सब ऑथोरिटीज आर गिवन टू ईच इंडिविजुअल को एक ऑथोरिटी दिया जा रहा है कि आप उस वर्क को परफॉर्म किया जाए। अगर आपको ऑथोरिटी नहीं दिया जाएगा, आपको पावर्स नहीं दिया, तो आप कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको लिए इसके लिए आप लोग जो भी वर्क है उसके लिए अगर थोड़ा सा भी आपको पावर दिया तभी आप उस वर्क को परफॉर्म। अगर आपको बाउंडेशन है तो आप उस वर्क को नहीं कर पाए, इसके लिए आपको एक पावर दिया जाता है, उस पावर के बियॉन्ड आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप after the group of the activity the employee have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी वर्क करना चाहिए, उसको एक ऑथोरिटी चाहिए, एक पावर चाहिए ताकि वो अपने वर्क को परफॉर्म करे। विदाउट पावर दे डज नॉट मेक एनी वर्क। ठीक है, एम्प्लॉय चाहे मैनेजर्स हो चाहे वर्कर्स हो, उसको एक ऑथोरिटी चाहिए ताकि वो अपने जॉब्स को परफॉर्म कर सके, और उसका रिपोर्ट भी मिलना चाहिए ताकि वो रिपोर्ट्स में वो क्या परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए कि हमारा वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा विद इन द टाइम, और वेस्टिंग ऑफ मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑल आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है ये पूरा इस 4 प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जो हमारा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है ये हमारा क्या है, किस तरह से वर्क को डिवाइड करना, किस तरह से ग्रुपिंग बना, डिपार्टमेंटल बनाना, किस तरह से ड्यूटी को असाइन करना, उसके बाद किस तरह से ऑथोरिटी डेलीगेट करना। दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो भी पढ़ा वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्या प्रोसेस है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ऑल आर दिस इंक्लूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर?